ठीक है, अब मोहम्मद गोरी के बारे में बात करनी है अपने को। एकदम शांति से, ये है मोहम्मद गोरी। ठीक से पढ़ लेना मोहम्मद गोरी को, वरना गोरियां धोखा देती है ना। हाँ, अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो ये प्रावधान मैं बता दूं, क्या होता है कि इंसान के जीवन में इम्पोर्टेंस होती है ना, कि कोई व्यक्ति किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में इससे इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, गोरी से इम्पोर्टेंट, है ना। तो उसका भय जरूरी है, उसका भय रहेगा तो आप पढ़ोगे ठीक ठाक तरीके से। अब देखिए, मोहम्मद गोरी के बारे में हम कल बात कर रहे थे। मैंने कहा कि ये दो भाई थे, एक गयासुद्दीन था। हाँ, अब देखिए, इस समय सत्ता के दो सेंटर हुए थे, एक तो गौर प्रदेश हुआ था और एक गजनी प्रदेश हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटा भाई है उसको शमसुद्दीन कह दीजिए, और कई बार किताबों में शमसुद्दीन के स्थान पर इसका नाम सिराजुद्दीन भी मिलता है, और कई किताबों में शिहाबुद्दीन भी मिलता है, क्योंकि पहले का नाम है, बाकी ओरिजिनल तो मोहम्मद गोरी है, बाकी शिहाबुद्दीन भी मिलता है, ठीक है। तो जो मोहम्मद जाफ़र है, उन्होंने कहा था कि इसका सबसे जो उचित नाम है वो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। कहीं पर सिराजुद्दीन मिलता है, कहीं पर शमसुद्दीन मिलता है, ये हमको लिखना है, ऑब्लिक करके लिखना है, कभी ऐसा प्रश्न बन जाए तो ध्यान रखना है। लेकिन मोहम्मद जाफ़र ये कहते हैं कि इनका जो सबसे उचित नाम है, मोहम्मद जाफ़र मध्यकालीन भारत के इतिहास के सबसे महान इतिहासकार हुए हैं, वो सबसे महान इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने कहा उनके हिसाब से इसका जो मूल नाम है वो शिहाबुद्दीन से स्टार्ट होता है, ठीक। बाकी अगर ये आ जाए तब भी ध्यान रखना कि ये मोहम्मद गोरी की बात ही हो रही है, और सिराजुद्दीन आ जाए, अगर मध्यकाल के संदर्भ में सिराजुद्दीन आए तब आपको मोहम्मद गोरी लगाना है। बाकी सिराजुद्दीन कौन था? बंगाल का नवाब था, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कोई नहीं, आप इसको केवल अभी के लिए मोहम्मद गोरी समझिए, इस नाम को अपन अलग से लिख लेंगे, मोहम्मद गोरी। फिर इनकी जो शुरुआती उपाधियां हैं वो इनके माँ के द्वारा दी गई है। इसको तो वो क्या कहती थी? हब्सी, लिखा क्या कल? हाँ, और इसको क्या कहती है? जंगी। तो अब प्रश्न बनता है कि निम्न में से जंगी उपाधि किसकी है? तो क्या बोलोगे? मोहम्मद गोरी की ये उपाधि है। इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान में अटैक इसके हुए ना कि इसके, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि मोहम्मद गोरी कैसे अटैक करता है और क्यों अटैक करता है। आरएस में सवाल किस टाइप के बनते हैं कि मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य बताइए। एक प्रश्न आ गया, मेंस के हिसाब से आपको उत्तर देना है, तो आप क्या उत्तर देंगे? उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो हमको पहले तो ये देखना है, हाँ, धर्म का प्रचार तो है ही, ये तो एक बेसिक रीजन है। मैंने कहा ये जो क्षेत्र है वो गौर प्रदेश है, ठीक। ये है गजनी प्रदेश। गौर जो है गजनी के उत्तर में स्थित है, ये बात हुई थी कल अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसका भाई बेटा है, वैसे ये क्षेत्र इसी का है। अब इसको करना है साम्राज्य का विस्तार। अब विस्तार कैसे कर सकता है? इसके सामने ये सारी दिशाएं हैं। तो नीचे वो आता है तो ईरान का शाह मजबूत है, इधर वो जाता है तो ख्वारिज्म का शाह मजबूत है, और ऊपर जाता है तो मंगोल मजबूत है। इन्हें टक्कर देने की क्षमता मोहम्मद गोरी में नहीं है। ये जो तीन लोग हैं ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पर उस समय, तो यहाँ तो ये टक्कर दे नहीं सकता। गौर इसका खुद का क्षेत्र है, इसका भाई वहाँ बैठा राज कर रहा है, तो इसके सामने बचा तो यही रास्ता है, यही रास्ता बचा है। तो अब वो इधर आ रहा है, तो उसने गजनी के आक्रमण अभियानों के बारे में सुन रखा है कि गुजरात में बहुत पैसा है, और वैसे देखा जाए तो गजनी के जो अभियान चले हैं उत्तर भारत में तो एक बार वह अभियान हुआ था, बाकी तो सारे पहाड़ी क्षेत्रों में हुए थे। अब देखिए, और दूसरा रीज़न ये भी है कि साम्राज्य का विस्तार करेगा तो यहाँ तो वैसे विस्तार नहीं कर सकता,
मंगोलों की वजह से, ख्वारिज्म की वजह से, ईरान की वजह से, खुद के भाई की वजह से, ठीक है। और इधर जाता तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या विस्तार करेगा, हिमालय क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर वो क्या विस्तार करेगा। तो इसको मजबूरन इधर आना ही पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता था नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये भी नवीन मुस्लिम प्रचारक थे, नया नया इस्लाम धर्म इन्होंने अपनाया था, क्योंकि पहले तो ये बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित था, पूरा का पूरा गौर प्रदेश ही उससे संबंधित था, तो इनको इस्लाम का प्रचार भी करना था। ये एक मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार हम मान सकते हैं जो सबसे कमज़ोर टाइप का तर्क होगा कि इस्लाम के प्रचार के लिए अटैक किया है, ये सबसे कमज़ोर होगा। प्रबल तर्क क्या हो सकता है, आर्थिक कारण, किस कारण से आक्रमण हो रहा है, आर्थिक कारण, ये सबसे मजबूत तर्क है। धर्म के लिए आक्रमण, ये सबसे कमजोर तर्क है। और ये तर्क कौन देंगे, सिर्फ मुस्लिम, और वो भी मुस्लिम में भी धर्मांध इतिहासकार इस बात को मानेंगे कि जो भी तुर्की आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण क्यों किया, धर्म के लिए किया, ठीक है। बाकी आक्रमण आर्थिक कारणों के लिए होता है। भारत में ही आक्रमण क्यों हो रहा है, ये स्थितियां आपने देख ली, क्योंकि इधर उधर वो जा नहीं सकता है, कोई रास्ता नहीं उसके पास में। अब उसने सुन रखा हिंदुस्तान के बारे में, तो वो सीधा कहाँ आने का प्रयास कर रहा है, सोमनाथ। अब देखिए, ये गजनी है, गौर से तो कोई लेना देना नहीं, गौर में तो इसका भाई बैठा है, इसको तो गजनी से ही रवाना होना है। ये गजनी है तो ये नीचे मुल्तान है गजनी के, और इसके नीचे सिंध है, तो मुल्तान को जीतता है, सिंध को जीतता है। मुल्तान में करमतिया संप्रदाय का एक शासक था फतेह दाऊद, उसको इसने पराजित किया, याद रखो तो ठीक, ना रखो तो भी कोई ज़रूरी नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिंध को पराजित किया, सिंध में सुमरा वंश का राज था, उसे हटाया, और उसके बाद ये सीधा एंटर कर गया अनिलवाड़ में। अनिलवाड़ कह दीजिए, काशगर कह दीजिए, पाटन कह दीजिए, एक ही जगह के नाम है, चाहे इसे गुजरात कह दीजिए, एक ही जगह के 3-4 नाम है, और ये सीधा गुजरात में एंटर हो जाता है। ये इसका प्रथम चरण है। कौन सा चरण है, प्रथम चरण है। क्या कर रहा है, गजनी से निकलता है, मुल्तान आता, मुल्तान को जीता, सिंध को जीता, और गुजरात में एंटर कर गया। इस रास्ते से आ रहा है अभी ये, ठीक। लेकिन इस समय अब अगर ध्यान रखना चाहो तो 1775 की बात है, ये 1776 की बात, सॉरी 1176 की बात है, और ये 1178 की बात है। वैसे वर्ष याद रखो तो ठीक, ना रखो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, जनरली अभियानों के बारे में पूछा जाता है। अब इस समय सोलंकी वंश का राज है गुजरात में, और राजा है भीम सेकंड, भीम सेकंड। और ये भीम सेकंड, उसको गोरी को ये लगता था कि जब गजनवी गया था तो भीम फर्स्ट भाग गया था, तो ये भी भाग जाएगा, लेकिन इसने पूरी शक्ति के साथ गोरी का सामना किया और आबू पर्वत की तलहटी में गोरी को पराजित किया। और ये गोरी की भारत में प्रथम हार है। गोरी के जीवन में 3 युद्ध ऐसे हुए जिनमें गोरी को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पहली हार यहाँ पर हो रही है। भीम सेकंड उसे पराजित करता है दूसरी तराइन के प्रथम युद्ध में, और तीसरी 1205 में अंध खुद का युद्ध हुआ था ख्वारिज्म के शाह के साथ में, वहाँ पर गोरी पराजित हुआ था। 3 ही बार हारा गोरी, यहाँ पराजित हो गया, वापस चला गया, तो ये तो रास्ता ही फ्लॉप हो गया, भारत में एंटर नहीं हो पाया। वो गुजरात से एंटर होना चाहा उसने, लेकिन गुजरात के शासक ने उसे पराजित कर दिया, तो वो एंटर नहीं हो पाया। अब उससे दूसरे रास्ते की तलाश है। दूसरा रास्ता कहाँ से आ सकता है? अब इधर वाला फ्लॉप हुआ तो यहीं से आ सकता है। तो यहाँ पे एक क्षेत्र है पंजाब। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से आएगा तो यहाँ पर पेशावर है, उसको जीतेगा, लाहौर को जीतेगा, और उसे जीतता हुआ ये पंजाब पर आएगा। ठीक है, अब देखिए पंजाब पर अटैक कर क्यों रहा है। गुजरात अभियान के समय इसके पास में ये बहाना था कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ और यहाँ पर मंदिर है, मैं इनको तोड़ूंगा। पंजाब पर अभियान करने के लिए इसके पास क्या बहाना है? हाँ, यहाँ पर जब गजनी अपने अभियान चला रहा था उस समय गजनी ने एक स्थायी राजवंश की नींव रखी थी पंजाब में, और उस राजवंश में प्रतिनिधि के रूप में खुसरो मलिक राज कर रहा था। ये कल पढ़ाया क्या, लिखाया? अच्छा, लिखाया नहीं, तब भी बोल रहे हो आप। ठीक है, ये जो खुसरो मलिक है
ये गजनी का प्रतिनिधि है, इसको हटाना ही गोरी का उद्देश्य है। उद्देश्य नहीं है वैसे, केवल माना गया है। इसको बहाना जो ढूंढ रहा है उसका कोई उद्देश्य थोड़ी होता है, वो तो कोई भी बहाना बना लेता है ना। ये तो आप भी जानते हो, हाँ पक्का जानते हो, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये ध्यान में रखना है कि खुसरो मलिक को हटाना है, ये गोरी का उद्देश्य है। दूसरा ये है कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कश्मीर का एक राजा था जिसका नाम था चक्र सिंह, कहीं पर उसका नाम मिलता है विजय सिंह। चक्र सिंह या विजय सिंह नाम का एक राजा था और उसने गोरी को आमंत्रित किया कि आप आइए, पंजाब पर अटैक करिए, और जब आप पंजाब पर आक्रमण करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तब गोरी में वो साहस आया, वो हौसला आया कि मैं यहाँ पर अटैक करूं। बाकी जिस हिसाब से गोरी यहाँ हार के गया था आबू पर्वत की तलहटी में, गोरी में हिम्मत भी नहीं थी कि वो भारत की तरफ वापस देखे। तो चक्र सिंह के आमंत्रण पर वो आया था, ठीक है। पंजाब जीत लिया उसने, पंजाब जीता, खुसरो मलिक को दुर्ग में कैद कर दिया जिसका नाम था बाला खान का दुर्ग। ये पंजाब में भी है और पेशावर में भी है, और दोनों ही टाइप के जो ये दुर्ग है बहुत ही खतरनाक दुर्ग है। यहाँ से कोई भी बंदी भाग नहीं सकता है, जैसे अपने अंडमान निकोबार में है उस टाइप के दुर्ग है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे दुर्ग हैं, उन्हीं दुर्गों की कैटेगरी में बाला खान का दुर्ग आता है, जहाँ पर खुसरो खान को कह दीजिए या खुसरो मलिक को कह दीजिए, इसको कैद कर दिया था। और पंजाब पर पूरा कब्जा किसका हो गया इस समय? गोरी का हो गया है, ठीक। अब क्या हो रहा है? अब पंजाब पर कब्जा है तो भटिंडा भी इसी के क्षेत्र में आ गया है, और भटिंडा की सीमा किसकी सीमाओं से टच कर रही है? पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से टच कर रही है। इतना ही नहीं, मलिक तुर्की नाम का एक व्यक्ति था जो पृथ्वीराज चौहान का विरोधी था, या पृथ्वीराज चौहान उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता था। मोहम्मद गोरी ने भटिंडा में उसे प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब पहले से ही नफरत करके बैठा उस व्यक्ति से, दूसरे में आपने क्षेत्र ले लिया और फिर दूत भेज रहे हो कि हमने जो काम किया उसको आप वैधता प्रदान करो। रकनुद्दीन हमजा दूत बनकर आया पृथ्वीराज के पास में और कहा कि हमारे जो राजा जी है उन्होंने आपका ये जो क्षेत्र है जो आपकी सीमा को टच करता है उसको जीत लिया है, और अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने एक व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त किया है। तो आपको क्या करना है? वैधता प्रदान करनी है। और पृथ्वीराज चौहान ने हाँ किया या ना? ना कर दिया। फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ। कौन सा? तराइन का। हाँ, इस युद्ध में तो समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। कब हुआ? कौन जीता? सेनापति कौन? उनका भाई कौन? खांडेराव। ये चीजें आपने पहले से समझ रखी है, इसलिए इनको लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे अपन। अब सुनिए, एक बात लिख रहे हैं अपन। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण क्यों किया? आर्थिक कारण, ठीक है। अगर आपके पास में ये प्रश्न आया कि इसकी व्याख्या आपको 250 शब्दों में करनी है, तो आप क्या करोगे? इसका उत्तर क्या दोगे? हाँ, क्या देखना है कि उसके आसपास में मजबूत शक्तियां थी जिनको वो टक्कर नहीं दे सकता था। उत्तर में हिमालय क्षेत्र था जहां पर वो विस्तार नहीं कर सकता था, इसकी वजह से उसे भारत में आना पड़ा। और यही एक इसके साथ, और अगर जैसे शब्दों की संख्या ज़्यादा मांग रहा है वो, तो इसके साथ और कारण जोड़ दीजिए, इस्लाम का प्रचार। भले ही वो तर्क कमज़ोर है, लेकिन अगर आपसे शब्द ज़्यादा मांग रहा है तो आप मजबूत तर्क कहाँ से लाओगे? तो मजबूत और कमज़ोर दोनों को मिलाओगे। लेकिन अगर शब्दों की संख्या कम है कि 15 शब्दों में दीजिए, तो उस समय आप मजबूत तर्कों का प्रयोग करिए। हाँ, साम्राज्य विस्तार हो सकता है, इस्लाम का प्रचार हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, सभी प्रकार के कारणों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर कम शब्दों की बात हो तो उस समय ये भौगोलिक कारण बताइए आप। भौगोलिक भी है और राजनीतिक भी है कि इधर तो क्या है, भौगोलिक हो गए कि हिमालय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जा नहीं सकता, वो कहाँ विस्तार करेगा। और इधर राजनीतिक शक्तियाँ मजबूत है जिन्हें वो टक्कर नहीं दे सकता है। तो ये कारण बताने। तो इस टाइप से आपको पहले से अपनी समझ विकसित करनी है कि आपके सामने जो प्रश्न आया तो उसका उत्तर आप कैसे दोगे। यही तो समय है जब समझ विकसित करनी है ना। पेपर सामने आने के बाद थोड़ी होता है,
बात तो लिखना होता है, कुछ नहीं होता है, विचार मंथन अभी होता है। अभी लिखिए। कौन? नहीं, इस्लाम से संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रदेश का था। गौर प्रदेश स्वयं बौद्ध धर्म से संबंधित था, है ना। तो जब बौद्ध धर्म से संबंधित तो था, लेकिन जब गजनवी ने अटैक किया था तो जबरदस्ती इन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये उन्हीं का वंशज है। यूं कह सकते हो कि मोहम्मद गोरी के जो पूर्वज थे वो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पूर्वजों को कन्वर्ट कर दिया था जबरदस्ती इस्लाम में, तो ये इस्लाम का ही हो गया है। तो अब हम इसको तो इस्लाम का ही मानेंगे। फिर इसने राजनीतिक फायदा उठाया। भाई अगर इसको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया या इसके पूर्वजों को किया, तो जब इसके हाथ में शक्ति आई थी तब तो ये धर्म छोड़ सकता था ना, ये प्रश्न उठता है। लेकिन इसको राजनीतिक फायदा उठाना था। इसको पता था कि मध्य एशिया में अगर मुझे मजबूत शक्ति बनना है तो इस समय इस्लाम का सहारा लेना ही ठीक है। चाहे सल्तनत हो, चाहे मुगल साम्राज्य हो, और चाहे ये तुर्की आक्रांता हो, हर व्यक्ति ने धर्म को राजनीति के लिए आधार बनाया है। हमेशा धर्म को, यानी राजनीति ऊपर है, धर्म नीचे है, यानी राजनीति करने के लिए धर्म को आधार बनाया है। ये ध्यान रखना है आपको। आप कहीं पर भी देख लेना, आप पूरा जैसे सल्तनत पढ़ते हो, मुगल साम्राज्य पढ़ते हो, तो धर्म को तो केवल एक माध्यम बनाया जाता है ताकि लोग उसका कहना माने। अपने हिसाब से धर्म के मतलब बदलते रहते हैं, धर्म का अर्थ बदलता रहता है। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट डिसीजन चेंज करता ना, वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। तो हर जगह देखना आप, धर्म का अर्थ बदल जाएगा। और वैसे बेसिकली पूछा जाए तो धर्म होता ही क्या है? क्या धर्म, धर्म क्या होता है? हम धर्म किसको कहते हैं भाई? धर्म सामान्य तौर पे क्या है? हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म, कौन धर्म है? हम किसको मानेंगे? आप संविधान को पढ़ते हो तो अनुच्छेद 25 तो कहता है कि हिंदू का मतलब सिख है, हिंदू का मतलब जैन है, हिंदू का मतलब बौद्ध है। पढ़ते हो ना आप, ये चीज़ पढ़ते हो। तो फिर बौद्ध धर्म कैसे हुआ? अगर हिंदू धर्म है तो बौद्ध धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू का मतलब ही बौद्ध है। ये तो संविधान में लिखा हुआ है ना, उसको तो अपन गलत नहीं कह सकते। तो ये धर्म क्या है? अगर आज की डेट में ऐसा प्रश्न भी तो बन ही सकता ना, तो आज की डेट में आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि धर्म क्या है, तो आप उसका क्या उत्तर दोगे? हिंदुस्तान में धर्म उसको माना जाता है नैतिकता को, सच्चाई को, ठीक है ना, कर्तव्य पालन को, सत्यनिष्ठा को, ईमानदारी को, ये हिंदुस्तान में धर्म होता है। और कोई भी सरकार धर्म से विमुख नहीं होती है, यही तो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे धर्म का अर्थ बदलता है। ये राजनीति को ऊपर रखते हैं और धर्म को नीचे रखते हैं। फिर जैसे राजनीति अपना रुख मोड़ती है, धर्म का रुख अपने आप ही बदल जाता है। तो ये पूरा आप सल्तनत में यही देखोगे। चूँकि हिंदुस्तान तो अब धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे तो धर्म का चाहे जो अर्थ निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो धर्म और संप्रदाय से देश को लेना देना ही नहीं है। अगर धर्म का अर्थ ही संविधान ने यह कह दिया है कि वो ईमानदारी है, तो फिर क्या मतलब है? फिर चाहे हिंदू धर्म में कुछ भी लिखा हुआ हो या इस्लाम में कुछ भी लिखा हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय धर्म से फर्क पड़ता था। राजनीति तो ऊपर है, धर्म नीचे है, लेकिन दिखाने के लिए धर्म ऊपर होता था और राजनीति नीचे होती थी, है ना। लोगों को धर्म के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, अब लिखिए। हाँ, क्या लिखा था? अच्छा, हेडिंग ही डालिए क्या केवल? ठीक है, आप सैनिक अभियान टॉपिक डालिए। सैनिक अभियान, मोहम्मद गोरी के सैनिक अभियान। बाकी चीज़ें बाद में लिखेंगे, पहले इसके सैनिक अभियान पढ़ लेते हैं अपन। मोहम्मद गोरी के सैनिक अभियान, पॉइंट डालना है आपको। मोहम्मद गोरी के सैनिक अभियान, पॉइंट डालिए। सैनिक अभियान, सैनिक अभियान, ठीक। हाँ, अब लिखिए, अब लिखिए। गोरी के सामने, गोरी के सामने, गोरी के सामने, गोरी के सामने मध्य एशिया में, गोरी के सामने मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में मजबूत शक्तियां थी। मध्य एशिया में मजबूत शक्तियां थी, मजबूत शक्तियां थी, मजबूत शक्तियां थी। लिखिए, गौर प्रदेश में,
गौर प्रदेश में, गौर प्रदेश में, गौर प्रदेश में, गौर प्रदेश में उसका भाई गयासुद्दीन, उसका भाई गयासुद्दीन, 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 आगे लिखिए, ईरान में, ईरान में, ईरान में शाह, शाह मतलब राजा को शाह कहा जाता था, ईरान में शाह, ईरान में शाह, और ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म ये क्षेत्र है, ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म का शाह लिख देती हूँ, ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म का शाह, साथ ही उत्तर में मंगोल, गजनी के उत्तर में, उत्तर में मंगोल, उत्तर में मंगोल, मंगोल मजबूत शक्तियां थी, उत्तर में मंगोल मजबूत शक्तियां थी, मजबूत शक्तियां थी, मजबूत शक्तियां थी, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से उन्हें हराना, उन्हें हराना, उन्हें हराना गोरी के लिए, इस कारण से उन्हें हराना गोरी के लिए, गोरी के लिए, गोरी के लिए संभव नहीं था, गोरी के लिए संभव नहीं था, गोरी के लिए संभव नहीं था। ठीक, आगे लिखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कोष्टक में लिख लीजिए हिमालय क्षेत्र, पहाड़ी इलाका है, कोष्टक में लिख लीजिए हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है। इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से उसे भारत के मध्य भागों, उसे भारत के मध्य भागों, भारत के मध्य भागों पर, भारत के मध्य भागों पर, मध्य भागों पर आक्रमण करने के लिए, भारत के मध्य भागों पर आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए बाध्य होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। ठीक है, ये कौन सा कारण है? ये मजबूत तर्कों में से कारण है। अगर 15 शब्दों की बात हो तो आप ये उत्तर दे सकते हो, तो इसमें आपके ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। ठीक, और शब्दों की सीमा बढ़ती है तो अपने को कमजोर तर्कों का सहारा भी लेना पड़ता है, तो उनको भी आप लिख लीजिए, उनको लिखिए। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना, कोमा, साम्राज्य विस्तार करना, कोमा इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार करना, प्रचार करना भी उद्देश्य था, इस्लाम का प्रचार करना भी उद्देश्य था। ठीक है, ये जो 4-5 लाइनें लिखी है वो कौन सी लाइनें हैं कि गोरी ने भारत पर अटैक क्यों किया, और भारत पर ही अटैक किया और भारत के मध्य भागों पर ही अटैक क्यों किया, ये उसके कारण है। ठीक है, अब अपने को सैनिक अभियान लिखने हैं कि कौन कौन से सैनिक अभियान उसके हुए हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए गुजरात अभियान, पॉइंट डाल दीजिए, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। अब देखिए, गुजरात अभियान के लिए आपको 4-5 नाम लिखने हैं। गुजरात अभियान ओब्लिक काशगर, ये उसका ही नाम है, ये लिखा हुआ काशगर, पाटन, एक ही अभियान के नाम है, अनहिलवाड़,
गुजरात अभियान ऑब्लिक काशगर पाटन ऑब्लिक अनिलवाड़ अभियान, यानी एक ही अभियान के 3-4 नाम हैं, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, अब लिखिए लगभग 1178 में, लगभग 1178 में गोरी, लगभग 1178 में, लगभग 1178 में गोरी मुल्तान, मुल्तान कोष्टक में लिखना 1175, मुल्तान कोष्टक में लिखना 1175, कोमा सिंध, सिंध 1176 76, सिंध 1176 को जीतते हुए, को जीतते हुए, जीतते हुए भारत के पश्चिम के भागों में, भारत के पश्चिम के भागों में, भारत के पश्चिम के भागों में, पश्चिम के भागों में प्रवेश करता है, भारत के पश्चिम के भागों में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। आगे लिखिए यहाँ पर इस समय, यहाँ पर इस समय, इस समय सोलंकी वंश, राजवंश था सोलंकी, सोलंकी वंश, सोलंकी वंश का राजा भीम सेकंड, का राजा भीम सेकंड, भीम सेकंड, भीम सेकंड कोष्टक में लिखना है मूल राज, इसे इतिहास में कहीं पर मूल राज भी कहा गया है। वो फर्स्ट था, प्रथम था, प्रथम लिखवाया था मैंने कि सोमनाथ के समय भीम प्रथम लिखाया था। ठीक है, इसका नाम लिखिए मूल राज। मैंने ये कहा था कि गजनवी के समय भी यहाँ पर भीम राजा है और गोरी के समय भी भीम है, वहाँ फर्स्ट है और यहाँ सेकंड है। ठीक है, अब लिखिए आगे भीम सेकंड कोष्टक में लिखिए मूल राज, राज करता था, मूल राज राज करता था, राज करता था। अब देखिए इस भीम सेकंड या मूल राज की मां थी जिसका नाम था नागनिका, इतिहास में इसका नाम मिलता है नागनिका। ये सातकर्णी वंश वाली नागनिका नहीं है, ये नागनिका नाम है। और ऐसा कहा गया कि उसने जो योजना बनाई थी नागनिका ने, उस योजना के माध्यम से गोरी को परास्त किया गया था। तो हम क्या लिखेंगे कि भीम सेकंड ने अपनी मां नागनिका की मदद से गोरी को आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। हमको ये लाइन लिखनी है, लिखिए भीम सेकंड की मां, भीम सेकंड की मां नागनिका, भीम सेकंड की मां नागनिका, 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 नागनिका की मदद से, नागनिका की मदद से, नागनिका की मदद से भीम सेकंड ने, भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत की, आबू पर्वत की, आबू पर्वत की तलहटी में, तलहटी मतलब पर्वत के नीचे का एरिया, तलहटी में, आबू पर्वत की तलहटी में परास्त किया या पराजित किया, परास्त किया, परास्त किया। पर्वत की तलहटी, पर्वत के नीचे की जगह आबू पर्वत की तलहटी में गोरी को परास्त किया। इसी में अगली लाइन में लिखिए ये गोरी की, ये गोरी की, ये गोरी की, गोरी की भारत में, ये गोरी की भारत में, भारत में प्रथम हार है, पहली बार हारा है इस समय,
ये गौरी की भारत में प्रथम हार है, प्रथम हार है। ठीक है, आगे लिखिए। इसके साथ ही, इसी में लिखना है, इसके साथ ही, इसके साथ ही गुजरात के रास्ते से, गुजरात के रास्ते से, गुजरात के रास्ते से भारत में प्रवेश करने का, भारत में प्रवेश करने का, प्रवेश करने का, प्रवेश करने का रास्ता खत्म हो गया। भारत में प्रवेश करने का रास्ता खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा चरण आ जाएगा, क्योंकि पहले रास्ते में फ्लॉप हो गया वो। अब इसी में लिखिए सेकंड चरण। हाँ, सेकंड चरण आपको पॉइंट डालना है, गौरी के ही चरण है। पहले चरण में ये इस रास्ते से आ रहा है, दूसरे चरण में वो दूसरे रास्ते से आ रहा है। ठीक है, सेकंड चरण में लिखिए, हाँ, दूसरा चरण या सेकंड चरण। अब गौरी ने, अब गौरी ने, अब गौरी ने उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से, क्षेत्रों से, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से भारत में, भारत में प्रवेश करना चाहा, भारत में प्रवेश करना चाहा, प्रवेश करना चाहा, जिसके, जिसके निम्न कारण थे, जिसके निम्न कारण थे, निम्न कारण थे। देखिए, अब पहला कारण क्या है? पंजाब में खुसरो मलिक राज कर रहा है, जो गजनी वंश का है। पहला कारण तो ये हो गया, इसको हटाना था। दूसरा कारण क्या है कि कश्मीर का राजा विजय सिंह या चक्र सिंह, दोनों दो नाम मिलते हैं इतिहास में, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। उसने गौरी को आमंत्रण दिया कि आप आइए पंजाब पर अटैक कीजिए। इन दो कारणों से, और वो खुद तो भारत में एंटर होना चाहता ही है, और साथ ही उसको ये दो कारण, तत्कालीन कारण मिल गए, तो इसके माध्यम से ये पंजाब के रास्ते से भारत में एंटर हुआ है। तो आप एक एक करके दोनों कारण लिखिए। पहला कारण लिखिए, पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में गजनी वंश का प्रतिनिधि, गजनी वंश का प्रतिनिधि, गजनी वंश का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि खुसरो मलिक, खुसरो मलिक, गजनी वंश का प्रतिनिधि खुसरो मलिक, खुसरो मलिक, खुसरो मलिक राज करता था। खुसरो मलिक राज करता था, राज करता था, और गजनी वंश का, गजनी वंश का, गजनी वंश का संपूर्ण विनाश, गजनी वंश का संपूर्ण विनाश, संपूर्ण विनाश गौर वंश का उद्देश्य था। गजनी वंश का संपूर्ण विनाश गौर वंश का उद्देश्य था, गौर वंश का उद्देश्य था, गौर वंश का उद्देश्य था। ठीक, एक कारण तो ये हो गया, लिख लीजिए इसमें आप। खुसरो मलिक को, हाँ इसी में लिखना है, जो चल रहा है ना फर्स्ट कारण में लिखना है। खुसरो मलिक को, खुसरो मलिक को परास्त किए बिना, परास्त किए बिना, किए बिना, किए बिना, किए बिना गौरी, गौरी अपनी वैधता, वैलिडिटी, अपनी वैधता, अपनी वैधता स्थापित नहीं कर सकता था, अपनी वैधता स्थापित नहीं कर सकता था। इसका कारण समझ में आया?
इसका मतलब ये है कि गजनी के अंदर गौरी राज कर रहा है, लेकिन गजनी का जो मूल प्रतिनिधि है वो पंजाब में बैठा है। अगर ये मूल प्रतिनिधि किसी समय ताकतवर हुआ और उसने गजनी में आकर ये कहा कि मैं यहाँ का वैद्य राजा हूँ, तो जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के सरदार किसे समर्थन देंगे? खुसरो मलिक को, क्योंकि ये वहाँ का आनुवंशिक कह दीजिए या वैद्य उत्तराधिकारी था, इसलिए इसे परास्त करना जरूरी था। ये फर्स्ट कारण है। ठीक है, सेकंड कारण लिखिए इसमें। सेकंड कारण, कश्मीर के राजा, हाँ दूसरा कारण लिखना है, कश्मीर के राजा चक्र सिंह ओब्लिक विजय सिंह, चक्र सिंह ओब्लिक विजय सिंह, चक्र सिंह ओब्लिक विजय सिंह ने गौरी को पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया या निमंत्रण दिया। आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया या निमंत्रण दिया। इस कारण से भी आक्रमण हुआ। ठीक है, अब आक्रमण हो गया है। खुसरो मलिक कैद में जा चुका है बाला खान के दुर्ग में, और पंजाब पर किसका आधिपत्य हो गया है? गौरी का आधिपत्य हो गया है। पंजाब के साथ ही भटिंडा पर भी उसका आधिपत्य हो चुका है। ठीक, और आधिपत्य होने के बाद कहाँ संदेश जाएगा? चौहान के पास में। तो 2 लाइनें और लिख लीजिए, 2 लाइनें और लिखिए। निम्न कारणों के चलते गौरी ने पेशावर, लिखना है आपको, पेशावर काबुल को जीतते हुए पंजाब पर आक्रमण किया। काबुल को जीतते हुए पंजाब पर आक्रमण किया। ये डेट 1184 मिलती है और अंतिम तौर पर 1187 आती है। तो एक बार आप डेट बाद में लिखना, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, पंजाब पर आक्रमण किया और यहाँ का, हाँ कुछ बोलना है? हाँ नहीं, सिंध पहले आ गया ना, फर्स्ट चरण में था सिंध और मुल्तान, तो है ना। मैंने कहा कि जो पहला रास्ता था ना, उस समय वो सिंध और मुल्तान को जीतता हुआ आ रहा है, फिर यहाँ पे फ्लॉप हो गया तो दूसरे रास्ते से आ रहा, तो यहाँ पर पेशावर और काबुल बीच में आ रहा है। तो जब ये ध्यान में रखना है कि जब वो गुजरात पर आक्रमण करता है तब तो वो सिंध और मुल्तान के रास्ते से आता है, और जब पंजाब पर आक्रमण करता है तो बीच में कौन आ रहा है? पेशावर और काबुल बीच में आता है। तो दोनों समय रास्ते अलग अलग है, इसलिए क्षेत्र अलग अलग होंगे। ठीक है, अब लिखिए। हाँ, कहाँ तक लिखा है? हाँ, आक्रमण किया। ठीक है, पंजाब का शासक खुसरो मलिक पराजित हुआ और उसे कैद में डाल दिया। ठीक, अब अगली लाइन में लिखिए। लाइन में क्या? पॉइंट डाल दीजिए आप, पॉइंट डालिए। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज
चौहान थर्ड, हाँ ठीक है। वह गोरी के मध्य, गोरी के मध्य, गोरी के मध्य मतभेद के कारण, ये पॉइंट डालना है अपने को, गोरी के मध्य मतभेद के कारण। हाँ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और गोरी के बीच में, बिटवीन, बीच में तनाव के या मतभेद के कारण। क्या कारण है? एक तो भटिंडा पर अधिकार कर लिया, बालाखान दुर्ग, तबर-ए हिंद, वो भटिंडा का ही नाम है, भटिंडा का नाम है, तबर-ए हिंद कह दीजिए भटिंडा। जैसे इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद का नाम कड़ा मिलता है इतिहास में। जैसे इतिहास में आप बहुत सारे क्षेत्रों के अलग अलग, जैसे अभी गुजरात अभियान में मैंने 3-4 नाम लिखाए हैं। अगर गुजरात पूछे तब भी वही अभियान है, अनिलवाड़ पूछे तब भी वही है, पाटन पूछे तब भी वही है, काशगार पूछे तब भी वही है। तो भटिंडा कहिए वही बात है, पंजाब कहिए वही बात है, तबर हिंद कहिए वही बात है, तीनों के। फिर जैसे इलाहाबाद में भी यही होता, कड़ा कहो वही बात है, इलाहाबाद कहो वही बात है। यानी वो पुराने नाम होते हैं, बाद में उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। हाँ, पहला कारण लिखिए आप। पहला कारण लिखिए, गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान की, गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं में, सीमाओं में टकराव, सीमाओं में टकराव होने लगा, सीमाओं में टकराव होने लगा तथा गोरी ने भटिंडा, ये लिखना है भटिंडा, हाँ ये तबर हिंद भी लिख लीजिए आप, भटिंडा ऑब्लिक तबर हिंद, ये किला भी था इस नाम का, जगह का नाम भी यही है, भटिंडा ऑब्लिक तबर हिंद विजय की वैधता यानी स्वीकृति, वैधता पृथ्वीराज से मांगी। एक दूत लिखना है, एक दूत यानी राजदूत, एक दूत, ये नाम देख लीजिए, पूरा नाम मत याद करिए, कवाल उल मुल्क, नाम पता है ना आपको, रकनुद्दीन, क्या है आगे, हमजा। ये आपको सिर्फ रकनुद्दीन हमजा ही याद रखना, हमजा रह जाएगा तब भी काम चल जाएगा, इतना बड़ा नाम कब याद करोगे, इसके घर वालों को याद नहीं होगा, ये तो है ना, कितना बड़ा नाम है ये। मैंने कहा एक दूत, अब इसका दूत का नाम लिखना है, कवाल उल मुल्क, कवाल उल मुल्क रकनुद्दीन हमजा, कवाल उल मुल्क रकनुद्दीन हमजा के माध्यम से, रकनुद्दीन हमजा के माध्यम से, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है ना, रकनुद्दीन हमजा के माध्यम से पृथ्वीराज के पास में, पृथ्वीराज के पास में संदेश भेजा। इसी में लिख लीजिए पृथ्वीराज ने, इसी में लिख लीजिए पृथ्वीराज ने स्वीकृति देने से, पृथ्वीराज ने स्वीकृति देने से मना कर दिया, स्वीकृति देने से मना कर दिया। ठीक है, इसी में अंडरलाइन करके एक लाइन लिखनी है, यही युद्ध का तत्कालीन कारण बना,
यही युद्ध का तत्कालीन कारण बना। इसके नीचे अंडरलाइन करना है। अगर सीधा प्रश्न आ जाता है तो सीधा, जैसे मान लीजिए सीधा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है, उसी समय क्या ऐसा कारण या क्या घटना घटी जिसकी वजह से युद्ध हुआ। देखिए, हिस्ट्री पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना है कि घटनाओं की एक श्रृंखला होती है, घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, और फिर वो महत्वपूर्ण घटना होती है जिसकी वजह से महत्वपूर्ण घटना घटती है। जैसे युद्ध है तो युद्ध एक कारण से नहीं होता है, अनेक कारण होते हैं। तो ये तो पूरी की पूरी श्रृंखला हो जाती है, और फिर कोई एक तत्कालीन कारण मिलता है जिसकी वजह से युद्ध हो जाता है। जैसे देखिए, गोरी हिंदुस्तान में आ रहा है, ठीक है। अब गोरी हिंदुस्तान क्यों आ रहा है, उसकी अलग घटनाएं हमने देखी, क्योंकि वो बाध्य था, उसको यहाँ आना पड़ा, ठीक है। गोरी हिंदुस्तान क्यों आ पाया, ये अलग घटना है। और गोरी में ये हिम्मत क्यों आई कि वो जो दिल्ली में राजा बैठा है उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। आप सोचिए, गजनी खुद इतना छोटा एरिया है, वो हिंदुस्तान के सेंटर में बैठी किसी शक्ति को कैसे चैलेंज कर सकता है। वो एक अलग प्रकार की घटना है, क्योंकि उसे ये पता है कि कश्मीर का राजा मुझे पंजाब के खिलाफ बुला रहा है। चीज समझ में आ रही है? कश्मीर का राजा मुझे पंजाब के खिलाफ बुला रहा है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वीराज चौहान के जो पड़ोसी राजा है वो कभी भी पृथ्वीराज का पक्ष नहीं लेंगे, जैसे जयचंद ने धोखा दिया उसको। और ये सारी घटनाएं हैं। तो गोरी के पास में एक पर्याप्त माहौल पहले से ही था कि अगर मैंने युद्ध किया तो मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा दूंगा, क्योंकि उसके आसपास की जितनी भी शक्तियां हैं वो उसकी दुश्मन है, वो ये जानता था। लेकिन पृथ्वीराज को भी भय था कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो पहले से मेरे खिलाफ है, और ऊपर से एक विदेशी शक्ति, और वो भी तुर्की आक्रांता के रूप में मेरे ऊपर आई है, इसका मतलब मैं हार सकता हूँ। वो भयभीत था, तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, और पूरी शक्ति लगाई, गोरी को पराजित कर दिया। सेकंड टाइम क्या हुआ कि उसको ये लगा कि गोरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरे दुश्मन कुछ बिगाड़ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है ना। अब वो अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा रहा है, और गोरी ने भयंकर अंदाजा लगाया है कि ये राजपूत चौहान शक्ति इतनी कमजोर नहीं है। और वो इतने लोगों को साथ में लेके आया, एक एक का नाम आपको लिखना है, क्योंकि भारत में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खरमेट का, खारबेट का, हाँ नहीं सुना आपने नाम, है ना, नाम थोड़ी सुने आपने। ये रकनुद्दीन हमजा तो है ही है, नासिरुद्दीन कुबाचा आया था साथ में, यलदोज आया था साथ में, ऐबक आया था, ये तो सुना है। बख्तियार खिलजी आया, ये भी सुना है, जिसने नालंदा विक्रमशिला को नष्ट किया था पूर्व में जाकर। ये सब तराइन के सेकंड युद्ध में गोरी के साथ में आए हैं। और इधर ये चौहान साहब रेस्ट की मुद्रा में है, इनको कोई लेना देना नहीं है। जब चंद्रबरदाई बार बार जगा रहा है कि राजा जी तुर्की सेना आ गई है, कोई बात नहीं संभाल लेंगे, क्या है, सेना आ गई तो क्या है, जोश ज़्यादा था। और फिर कुछ जयचंद वगैरह जिन लोगों ने इनको धोखा दिया था, इन सभी कारणों के चलते तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। भारत के इतिहास में तराइन का सेकंड युद्ध निर्णायक युद्धों में से एक है, ये ध्यान रखना है। निर्णायक युद्ध 3-4 ही हुए हैं, तराइन का सेकंड युद्ध निर्णायक युद्ध है। एक 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध था। सल्तनत खत्म हुई, मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, निर्णायक युद्ध था वो। प्लासी का युद्ध निर्णायक था, और बक्सर का भी निर्णायक था। प्लासी का इसलिए निर्णायक था क्योंकि उस समय अंग्रेज बंगाल में नृप निर्माता बन गए हैं। किसे राजा बनाना है यह तय करना किसके हाथ में आ गया था, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और बक्सर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इस समय अंग्रेजों के पास में वो पावर आई कि वो 3-3 राजाओं को एक साथ हरा सकते हैं। बक्सर में 3 को हराया ना, 3-3 राजाओं को एक साथ हरा सकते हैं। ये युद्ध निर्णायक युद्ध है। तो अभी हमको ध्यान रखना है कि इतिहास में पहली निर्णायक लड़ाई कौन सी है, तराइन का दूसरा युद्ध। ये पहला ऐसा मौका है कि जब सेंटर से हिंदुओं के हाथ से सत्ता छीन ली गई है, और कभी भी हिंदू वापस सेंटर में नहीं आ पाए हैं। दिल्ली में हिंदू कभी नहीं आए हैं, वो हेमू आया था कुछ समय के लिए, वो कोई राजा बन के नहीं रहा था।
तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फर्स्ट युद्ध में तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक व्यक्ति है खांडे राव, उसका नाम आता है। और कई बार सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था, या गोरी के खिलाफ जो युद्ध कर रहा था वो सेनापति कौन था, तो खांडे राव नाम आता है उसमें। लेकिन सेकंड युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, उसको डिटेल में लिखना है। तो आप लिखिए, पहले हेडिंग डालिए, तराइन का प्रथम युद्ध। द्वितीय बाद में लिखेंगे, पहले लिखिए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध, प्रथम युद्ध, फर्स्ट वार कब हुआ? वैसे आपको पता है युद्धों के मामले में सबसे अग्रणी कौन है? सारे युद्ध लगभग लगभग हरियाणा की भूमि पर ही होते हैं, है ना। मैदानी इलाका भी है, पता नहीं और क्या रीज़न हो सकते हैं, बाकी जनरली जितने भी युद्ध हुए पहले भी होते थे। कृष्ण भगवान द्वारिका से आकर कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हैं, है ना, जगह वहाँ ढूंढते हैं वो। ठीक, तो ये जो पूरा युद्ध और बाद में भी जितने भी इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई है वो लगभग, प्लासी को छोड़ दे तो लगभग सारी की सारी लड़ाइयाँ हरियाणा में हुई है। इसमें लिखिए आप 1191, इसको ऐसे लिख लीजिए, गोरी, गोरी इंटू क्रॉस, लड़ाई तो हो रही है। अरे ये गोरी, लड़ाई हो रही है, किससे हो रही है? पृथ्वीराज से, चौहान थर्ड से। इसकी हार, इसकी जीत, बस। गोरी की हार, इसकी जीत। फर्स्ट मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया था और उस पॉइंट की हेडिंग है तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ये चूंकि ये युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में लिखा रही हूँ, ज़्यादा समय क्यों खराब करें इसके लिए अपन, ठीक है। तो ये युद्ध तराइन का जो प्रथम युद्ध है किस किस के बीच में हो रहा है? गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हो रहा है। हार गोरी की हो रही है और जीत किसकी हो रही है? पृथ्वीराज की, बस यही लिखना है इसमें। पृथ्वीराज के नीचे जीत कर लीजिए, गोरी के नीचे हार कर लीजिए, ठीक। इसमें अगली लाइन में लिखिए, इसी में लिखना है अभी युद्ध में। पृथ्वीराज के भाई, भाई भाई ऑब्लिक ऑब्लिक, हाँ इसी में लिखना, पृथ्वीराज के भाई ऑब्लिक सेनापति, सेनापति खांडे राव ने, खांडे राव ने, खांडे राव ने, हाँ खांडे राव ने, भाई ऑब्लिक सेनापति खांडे राव ने गोरी पर, गोरी पर, गोरी पर भाले से प्रहार किया, भाले से प्रहार किया, भाले से प्रहार किया, जिसमें 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 गोरी मरते मरते बचा। मर जाता तो सेकंड युद्ध ही नहीं होता, मरते मरते बचा, है ना, मरते मरते बचा। पूरी लाइन लिखना, कल कह दोगे कि नहीं मैडम वो तो मर गया था, है ना। वैसे गोरी में इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पता गोरी सबको आता है। मरते मरते बचा लिख लिया, कोई समस्या नहीं। इस पूरे पैराग्राफ से आपके एक ही क्वेश्चन बन सकता है, खांडे राव वाला, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बनता है। कई स्टेट पीएससी में ये सवाल पूछा गया खांडे राव का। अब अपने लिए ये सरल इसलिए हो गया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य का है ना, इसलिए अपने को सरल लगता है। अगर यूपी के किसी बच्चे से पूछे ना तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। ये खांडे राव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान में रखना है।